जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबको आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लाया हूं मैं और इसका सेकंड पार्ट है। दोस्तों, पीएससी एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए आप लोग तैयारी में जुट जाए और मुझे भी कोशिश होगी ये जितना भी सेट है एग्जाम होते होते मैं इसे समाप्त कर दूं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे पीछे से रिवाइज करते रहिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, काफी बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग जरूर से जरूर जाकर देखिएगा। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इससे 1 से लेकर 8 तक के 8 का प्रथम पार्ट तक के मैं सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। लगभग 15 वीडियो अपलोड है। दोस्तों, आप लोग जाकर देखें, जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के महान्यवादी के संबंध में कहा गया है, कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का जो महान्यवादी है, महान्यवादी नियुक्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होना आवश्यक है। भारत के महान्यवादी की नियुक्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। उसके बाद सेकंड में है, महान्यवादी की नियुक्ति तथा कार्यकाल की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। तो महान्यवादी के नियुक्ति तथा कार्यकाल की चर्चा 76 में की गई, ये गलत है। दोस्तों, ये गलत है। महान्यवादी की नियुक्ति और संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यवादी के पद की व्यवस्था की गई है, न कि कार्यकाल की बारे में जानकारी दी गई है। पद के बारे में दिया गया है, न कि कार्यकाल के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा कथन सत्य है? तो केवल केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी की अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी की अध्यक्षता अपने किसे सौंपते हैं? तो राज्यपाल को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, राज्यपाल को और अनुच्छेद 316 के 2 के तहत सौंपते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जो है, इसके अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर 77 से 78 प्रश्न में इसमें दिया गया है, 78 में है कथन ए और कथन बी है, कारण आर है। ठीक है, कथन ए में है, पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वें अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। तो कथन जो ए है वो बिल्कुल सत्य है। और कथन कारण क्या है? संसद में पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम द्वारा भाग 9 से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया है। तो ये भी कथन सही है और इसकी सही व्याख्या नहीं करती है। एक की सही व्याख्या नहीं कर रही है, दोनों कथन सही है। तो इस तरह हम लेते देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे को चलते हैं दोस्तों 78 नंबर प्रश्न की ओर। 78 से 79 नंबर प्रश्न को हम चलेंगे। 79 में दिया गया है, 79 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची से संबंधित है? देखिए 11वीं अनुसूची में कौन कौन सा विषय है? देखिए 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायत के कानून क्षेत्र के साथ 29 कार्यात्मक विषय वस्तु समाहित है। 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है दोस्तों, पंचायत। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची में कितना? कुल 29 विषय शामिल है। तो इसमें कौन कौन सा शामिल है? कृषि है, तो पंचायत से संबंधित है। ठीक है, कृषि, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये तीनों है जो किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और अग्निशमन सेवाएं, ये 11वीं अनुसूची नहीं है। कांची हाउस पशुओं के प्रतिकूलता निवारण, ये भी 11वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। तो हमसे पूछा कौन 11वीं अनुसूची से संबंधित है? तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, आगे क्यों चलते हैं हम लोग, आगे है 18 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में दिया गया है। यदि हम देखें तो पंचायतों के प्रक्रियात्मक विषय वस्तु नगर पालिका के प्रक्रियात्मक विषय वस्तु की तुलना में ज्यादा व्यापक होती है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो
कहा गया है ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पंचायतों की प्रक्रियात्मक विषय वस्तु है नगर पालिका के प्रक्रियात्मक विषय वस्तु की तुलना में ज्यादा व्यापक होती है, ये सत्य है। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था, ये गलत है दोस्तों। 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में नहीं आया था। ठीक है, ये 1 जून 1993 को प्रभाव में आया था। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम जो प्रभाव में आया था 1 जून 1993 में। कब? 1 जून 1993 में आया था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर केवल 2 गलत है। हमसे पूछा कौन गलत है, ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रिवन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, यदि हम देखें तो नगर पालिका में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई है। तो नगर पालिका में क्या उनकी जनसंख्या के अनुसार सीटें आरक्षित की गई है। तो यदि इसमें देखें हमसे क्या पूछ रहा है, असत्य कथन, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ऐसी व्यवस्था की गई नगर पालिका में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, 81 से 82 नंबर, 81 में बी क्या है? महिलाओं के लिए 1/3 सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी है, आरक्षित की गई है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के संबंधित आरक्षित सीटें भी आरक्षित की गई है, ये प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि राज्य विधानसभा मंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है, ये भी सही है। और नगर पालिका में आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 334 में विनिष्ट 334 में अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है, ये सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और नगर पालिका के आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 334 में विनिष्ट समापन अवधि 2030 तक के पश्चात समाप्त हो जाती है, तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। और तो हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। इसमें दिया गया है प्रश्न क्या है 82 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है, ये प्रश्न दिया गया है। तो समवर्ती सूची में कौन कौन सा शामिल है? तीन प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में कौन कौन सा शामिल है देखिए। इसमें से यदि हम देखें वन क्या है, समवर्ती सूची में शामिल है। पहले वन समवर्ती सूची में नहीं था। ठीक है, उसके बाद वन हो गया, उसके बाद कारखाना हो गया। कारखाने क्या है, समवर्ती सूची में शामिल है। वन, कारखाना और विद्युत, ये क्या है, समवर्ती सूची में शामिल है। तो यदि इसे हम देखें तो कौन कौन हो गया, वन, कारखाना और विद्युत समवर्ती सूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1, 4, 5 किसमें? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और यदि हम देखें इसमें लोक व्यवस्था राष्ट्र सूची में शामिल है। ये जो लोक व्यवस्था दिया हुआ ये राष्ट्र सूची में शामिल है। और पेटेंट जो है संघ सूची में शामिल है। किसी चीज का पेटेंट होता है वो संघ सूची में दिया गया है। ठीक है, तो सभी को बता दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है बढ़ते वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित पदों के व्यवस्थित करें। तो वरीयता क्रम को व्यवस्थित करना है। इसमें राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त है। राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त है। सबसे पहले कौन आएगा? उपाध्यक्ष नीति आयोग, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के उपाध्यक्ष। बढ़ते वरीयता क्रम के अनुसार सजाइए। ठीक है, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इसमें आपको लोकसभा के उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, इसमें सबसे नीचे का जो होता है लोकसभा के उपाध्यक्ष। उसके बाद यदि देखें तो आपको उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, उसके बाद आ जाएगा आपको क्या, उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उसके बाद आएगा नहीं, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, और सबसे नीचे आएगा वो नीति आयोग, उपाध्यक्ष नीति आयोग के। 5, 4, 1, 3, 2
किस में है, तो ऑप्शन नंबर, यदि हम किस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा आंसर है। 5 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यदि हम इसको सजाए, देखिए यदि हम इसको सजा के पढ़े कि सबसे पहले नीति आयोग सबसे छोटा वरिष्ठ क्रम किसका, नीति उपाध्यक्ष नीति आयोग के, उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है, उसके बाद राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, और सबसे ऊपर लोकसभा के उपाध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 नंबर। 84 में देखिए दोस्तों, 84 में दिया गया है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन को चयन करना है। नीति आयोग के सदस्य भारत के महान्यवादी से वरीयता क्रम में ऊपर रहते हैं। तो नीति आयोग के सदस्य हैं भारत के महान्यवादी के वरीयता क्रम से ऊपर रहते हैं। क्या ये कथन सत्य है? तो हमसे पूछा है कि असत्य कथन को चयन करना है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। नीति आयोग के सदस्य भारत के महान्यवादी से वरीयता क्रम में ऊपर रहते हैं। ठीक है, और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची का विषय है, तो ये भी कथन सत्य है दोस्तों, ये भी कथन सत्य है। और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी सही है। आगे है अनुच्छेद 371 में हिमाचल प्रदेश तथा असम के लिए विशेष उपबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 84 से 85 में है नगर निगम निम्न युगों में महापौर दिया हुआ है, तो 84 का जो बी क्या था, 84 का डी है जो गलत था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 85 में निम्न युग्म का विचार कीजिए। नगर निगम में महापौर का निर्वाचन होता है, इसमें यह कितने सुमेलित है वो देखना है। तो कहा गया नगर निगम में महापौर को निर्वाचित होता है, तो यह बिल्कुल सही सुमेलित है, महापौर को निर्वाचित होता है नगर निगम से ही। ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र समिति औद्योगिकरण के कारण विकासशील है, कर रहा है, तो ये भी सही है। और नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित है, तो ये भी सही है। और छावनी परिषद केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित है, ये भी सही है। तो हमसे पूछा है कौन सा कितने सुमेलित है, तो चारों के चारों सुमेलित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा सभी 4 सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में देखें हम 85 से 86 में वर्तमान में देश भर में कितने छावनी बोर्ड है, तो वर्तमान में यदि देखें देश भर में कितने छावनी बोर्ड है, तो कितने छावनी बोर्ड है वर्तमान में, तो वर्तमान में छावनी बोर्ड हैं देश भर में कुल मिलाकर के कितने हैं, तो कुल मिलाकर छावनी बोर्डों की संख्या 62 है। कितने हैं? 62, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 62 है छावनी बोर्डों की संख्या। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नगर पालिका विधेयक निम्न में से किन प्रधानमंत्री के शासनकाल में पेश किया गया है? नगर पालिका विधेयक निम्न में से किन प्रधानमंत्री के शासनकाल में पेश किया गया नगर पालिका विधेयक? तो यह नगर पालिका विधेयक है जो आपको राजीव गांधी के शासनकाल में पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद बीपी सिंह के क्षेत्र कार्यकाल में और नरसिम्हा राव कार्यकाल में। तो ऑप्शन क्या होगा? 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। ठीक है, और वहीं से शुरुआत हुई नगर पालिका अधिनियम पेश करने का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का वर्णन है? जिला योजना समिति का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 248 में है। आंसर का संविधान किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का वर्णन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 243 के डी में जिला योजना समिति का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कितना? 243 के डी में। देखिए 243 का सी है, कुछ क्षेत्रों में इस भाग का कानून न होना, इसका वर्णन दिया गया कुछ क्षेत्रों में इस भाग का कानून न होना। अनुच्छेद 243 के सी में दिया गया। अनुच्छेद 243 के डी में जिला योजना के लिए समिति है, और अनुच्छेद 243 के ई में महानगरीय आयोजना के लिए समिति है, और 243 के एफ में नगर पालिकाएं तथा विद्यमान कानूनों का जारी रहना।
तो हमसे क्या है पूछा गया, तो ऑप्शन जिला योजना के लिए तो ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है पंचायती राज के वित्तीय स्रोतों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। पंचायती राज के वित्तीय स्रोतों में क्या सम्मिलित है, ये प्रश्न पूछा गया है। वित्तीय स्रोतों में इसमें है केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, ये भी सही है, ये भी सही है पंचायती राज से वित्तीय स्रोत में। और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त केंद्रीय आवंटन, ये भी सही है, ये भी पंचायती राज में वित्तीय का स्रोत है। और स्थानीय स्तर पर संसाधन निर्माण, ये भी सही है। तो ऊपर ऊपर में जितने भी कथन दिए हुए हैं सब के सब सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसका आंसर 1 2 3 4 सबका सब सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या दिया गया है 90 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया है पंचायत के कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार करें। जो पंचायत के कार्यकाल है इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया पंचायत को समय पूर्व विघटित किया जा सकता है, तो इसका कार्यकाल के बारे में किया गया है। तो इसमें दिया कौन सा कथन असत्य है। तो पंचायत को समय पूर्व विघटित किया जा सकता है, बिल्कुल कथन सत्य है, सत्य कथन है ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। आगे है विघटित होने की दिशा में 1 वर्ष के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। विघटित होने की दिशा में 1 महीने नहीं 6 महीने के अंदर, तो ये भी कथन गलत है, कथन नंबर 2 गलत है, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, विघटित होने पर नए पंचायत का गठन केवल शेष अवधि के लिए ही होगी, तो ये कथन सत्य है दोस्तों। और 4 नंबर में अगर विघटित के पश्चात शेष अवधि 1 वर्ष बचा हो तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी, ये कथन गलत है, होगी। तो 1 और 4 2 और 4 गलत है। हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो 2 और 4 असत्य है, बाकी 1 और 3 सही है। तो हमसे असत्य पूछा है, तो असत्य क्या होगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ऐसे राज्य जिसकी जनसंख्या खाली स्थान से ऊपर न हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायतों के गठन न करने की छूट है। तो माध्यमिक स्तर पर पंचायतों के गठन न करने की छूट क्या कितना है 20 लाख, 20 लाख है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है 20 लाख। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें क्या है निम्नलिखित में विचार करें। अप्रत्यक्ष ढंग से चुने गए पंचायत के अध्यक्ष को पंचायतों की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो अप्रत्यक्ष ढंग से चुने गए जो पंचायत का अध्यक्ष होता है उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्या यह कथन सत्य है, तो यह कथन असत्य है, होता है, ठीक है। और दूसरा में है तीनों स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यह कथन सत्य है। 3 में है क्या गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्वाचित तरीके से किया जाता है, तो ये भी कथन सत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 93वां प्रश्न 93 में दिया गया है संघीय क्षेत्र के संबंध में विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुदेश में वर्णित है। प्रशासक के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 239 के बी में वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है 239 के बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 9वां 10वां 12वां और 14वां वित्त आयोग है और अध्यक्ष का नाम है। देखिए 9वां वित्त आयोग कौन थे, यदि हम देखें 9वां वित्त आयोग इनके केपी साल्वे थे जो 9वां वित्त आयोग थे। 9वां वित्त आयोग कौन थे, केपी साल्वे 9वां वित्त आयोग थे, ठीक है। 10वां वित्त आयोग थे केपी पंत थे जो 10वां वित्त आयोग थे, केपी पंत 10वां वित्त आयोग थे। 12वां वित्त आयोग थे डॉक्टर सी रंगराजन 12वीं वित्त आयोग के रूप में चुने गए थे। और 14वीं वित्त आयोग वाई बी रेड्डी थे, 14वीं वित्त आयोग वाई बी रेड्डी। तो मैच करें दोस्तों 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, देख लें हम लोग 4-3-2-1 किस में है। तो 4-3-2-1 इन तीनों में नहीं है, तो तीनों में नहीं इसका मतलब डी में होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर है दोस्तों। कौन है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है देखिए हम लोग, चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं ये प्रश्न पूछा गया है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं नहीं, ठीक है।
के केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं, सही है। और राजस्व तथा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री, ये भी सही है। और प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 ये है क्या है, तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट क्या है इसमें 96 में है कि जीएसटी परिषद की बैठकों में प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। तो भारित मतों के कितने तिहाई से, 2/3 से लिया जाता है। 2/3 मतों से लिया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है कथन सत्य है? तो बिल्कुल 2/3 मतों से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा कि 2/3 मतों से बहुमत लिया जाता है, गलत है। जीएसटी जो परिषद के बैठकों में प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यों में भारित मतों के 2/3 बहुमत से नहीं, 3/4 बहुमत से लिया जाता है। कितने? 3/4 बहुमत से। तो यह कथन गलत हो गया। केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में लिए गए कुल मतों का 1/4 होता है। केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में जो ली गई कुल कितना, 1/4 बताया जा रहा है, 1/4 लिया जाता है। तो ये भी कथन क्या है दोस्तों, ये भी कथन गलत है। 1/4 1/3 के बराबर होता है। कितने? 1/3 के बराबर होता है, 1/4 दे रहा है, तो कथन 2 भी गलत है। समस्त राज्य, इसमें कह रहा है समस्त राज्य सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों का 3/4 के बराबर होता है। तो समस्त राज्य का जो बैठक होता है 3/4 के बराबर नहीं होता है, 2/3 के बैठक के बराबर होता है। तो ये भी कथन गलत है। और तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें है परिषद के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए फोरम के रूप में अनिवार्य है। तो कथन नंबर 4 सही है। तो इस प्रकार यदि मैच करें उपरोक्त तुमसे कितने कथन सत्य है, तो केवल और केवल एक कथन सत्य है और कथन नंबर 4 सत्य है। केवल एक कथन सत्य है। आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या दिया गया है 97 नंबर प्रश्न में संविधान संशोधन है। सूची 1 में सूची 2 में संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन। और यदि हम देखें तो 91वां संविधान संशोधन है तो किससे संबंधित है, तो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो 91वां संविधान संशोधन से संबंधित है। बिल्कुल सही है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भूमि हस्तांतरण तथा ग्रहण, जो बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण एवं ग्रहण किया गया था वो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था दोस्तों। 102वां संविधान संशोधन है जो पिछड़ा वर्ग आयोग, 102वां संविधान संशोधन। और 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो इस तरह से यदि मैच करें 2-1-4-3 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 98वें नंबर में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक के से जुड़े और लेखा मामलों को व्यवस्थित करे। यह किस में दिया गया है, तो यह है अनुच्छेद 151 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अनुच्छेद 151 में। ठीक है, भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल क्या था, भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल क्या था, तो इसका कार्यकाल था 2005 से 2009 में। भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल 2005 से 2009 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में कितना कारण है, इस पर विचार करना है। ठीक है, इस पर विचार करना है। दिया गया है हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में किन जनजाति या जातीय समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। किन क्षेत्रों में यह माना जाएगा, तो ये जो भारत सरकार को तय करने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो क्या कथन सत्य है, तो बिल्कुल कथन सत्य है दोस्तों। कारण है संविधान में किन जाति या जनजाति को जातीय समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाए इसका उल्लेख नहीं है। तो यह भी कथन सत्य है, इसकी व्याख्या भी सही करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सत्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया नेक्स्ट में 101वां नंबर प्रश्न की ओर 101वां में हम चलते हैं। यदि आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं या आप लोग यदि किसी को पूरी हिस्ट्री पढ़ना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर पूरी हिस्ट्री
चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध है, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में और प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में। ठीक है दोस्तों, जाकर उसे जरूर से जरूर देखें। 3 पार्ट में, तीनों भागों में इस हिस्ट्री का डाला हुआ है, मॉडर्न, प्राचीन एंड एंड क्या है मिडाइवल, सभी को मैं डाल दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तीनों को अलग अलग है, तीनों का आपको चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर मिलेंगे, वो भी पूछे हुए प्रश्न का। और उसी प्रकार भारतीय संविधान का भी पूरी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, जाकर उसे देख सकते हैं यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो, और अपने तैयारी में और भी मौजूदगी प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना आप जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 151 नंबर प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 89वां संविधान संशोधन द्वारा, 89वां 89वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 102 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 371 के ग आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इस अनुच्छेद को 32वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा जोड़ा गया है। तो क्या दोनों कथन पर विचार करना, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से ना तो एक कथन सत्य है ना ही दो है। देखिए, अनुच्छेद 371 के ग मणिपुर के से संबंधित है, विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया, ना कि आंध्र प्रदेश का। तो ये कथन गलत है। और इससे इस अनुच्छेद में 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा जोड़ा गया है। कब? 22वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन नहीं, 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जोड़ा गया है और मणिपुर को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ना तो एक सही ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 103 की ओर। इसमें मैच करना है, अनुच्छेद है और विषय वस्तु है। 371 के एफ, 371 के एफ क्या है? 371 का एफ यदि हम देखें तो इसमें क्या दिया गया है? 371 के एफ में, 371 के एफ इसमें आपका है कि सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। कौन सा मैच होगा? सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 के एफ में। 371 के जी में क्या है? तो मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 के जी में है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 के एच क्या है? 371 के एच है अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान। और 371 के आई है जो गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान, गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो 3-4 क्या होगा? 3-4-2-1, 3-4-2-1 किसमें आंसर आएगा दोस्तों? यदि हम मैच करें तो इसमें 3-4-2-1 किसमें है? यदि इसमें देखें हम 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? निम्न में से किस प्रावधान में कम से कम 30 सदस्यों का प्रावधान नहीं है? तो किसमें कम से कम 30 सदस्यों का प्रावधान नहीं है? तो मिजोरम में 30 सदस्यों का प्रावधान नहीं है, यानी मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य का प्रावधान किया गया है, जबकि सभी में 30 सदस्यों का प्रावधान है। तो मिजोरम में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है राज्यपाल द्वारा धन विधेयक से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल के द्वारा धन विधेयक का जो होता है वो कौन सा ये कुछ कथन दिया हुआ है, उसमें क्या है? तो वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। वह विधेयक को रोक सकता है, ठीक है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, तो सभी का सभी प्रक्रिया वो पूरा कर सकता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों 106 की ओर। 106 में देखें, इसमें दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य के विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं तो कौन से राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखिए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या कितना है? 47 है मध्य प्रदेश में है दोस्तों, 47 मध्य प्रदेश में है। मेघालय में कितना है अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या? 55 है मेघालय में, मेघालय में भी ज्यादा है। उसके बाद ओडिशा में कितना है? तो 33 है, ओडिशा में 33 है, 33 है। ओडिशा में कितना है? 33 है। और मध्य प्रदेश में कितना है? 59, और सॉरी अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 59 है। तो सबसे ज्यादा कहा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन में बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में हम लोग देखें 106 हो गया। 107 नंबर प्रश्न की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का संबंधित प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा वर्णित है। यह अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यह अधिनियम है वर्ष 1968 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है संख्या के संबंध में सबसे ज्यादा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? सबसे ज्यादा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत सबसे ज्यादा न्यायिक क्षेत्र आता है। ठीक है, तो पहले ऐसा था दोस्तों,
और आज भी है। गुवाहाटी के अंतर्गत कौन कौन आता है? असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 है। ठीक है, उसके बाद मुंबई के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप आता है। कलकत्ता के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और मद्रास के अंतर्गत तमिलनाडु और पुदुचेरी का क्षेत्राधिकार आता है। सबसे ज्यादा गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 209 नंबर प्रश्न जो है इसमें दिया गया है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति के बारे में दिया गया है, संबंध में कथन पर विचार करें। ठीक है, गाडगिल समिति के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उसको देखेंगे। तो गाडगिल समिति का गठन 1985 में किया गया है। गाडगिल समिति का गठन क्या 1985 में किया गया है, ये कथन गलत है। गाडगिल समिति इसने पंचायती राज की संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था, सही है। इसने पंचायतों के 3 स्तरीय स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन का सुझाव दिया था, तो ये भी सही है। गाडगिल समिति में कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3 का सत्य है, एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 109 से 110 नंबर प्रश्न की ओर। 110 नंबर प्रश्न में है पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया है पेशा अधिनियम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कथन है इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को स्वीकृति देगी। तो सही कथन है। छोटे स्तर पर खनिज के खनन संबंधित लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा के अनुमति लेना अनिवार्य है, यह भी कथन सत्य है। यह भी कथन सत्य है। और प्रत्येक ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रम के लाभार्थी के पहचान के लिए जिम्मेदार होगी, तो ये भी कथन सत्य है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी कथन असत्य नहीं, ऊपर का सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानवाधिकार आयोग के संबंध में क्या है, तो एनएचआरसी एक संवैधानिक निकाय है। एनएचआरसी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में हुई है, ये भी कथन गलत है दोस्तों। देखिए मानवाधिकार आयोग है जो एक संवैधानिक न कि संवैधानिक है, वो एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग कैसी है? वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1993 में हुआ था, न कि 92 में। तो इस प्रकार दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 111 की ओर 12 की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए हम लोग कथन देखते हैं। इसमें दिया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में, आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, ये बिल्कुल कथन गलत है मानवाधिकार आयोग में। ठीक, और आगे देखते हैं एक सदस्य महिला होनी चाहिए, बिल्कुल कथन सत्य है। और फिर है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये भी गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो उपरोक्त में से 1 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 130 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित खबर विचार करें। ठीक है, हम लोग विचार करेंगे। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि तथा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो यह कथन गलत है। प्रत्येक कार्यकाल के बाद अध्यक्ष और सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो गई, सही है। अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र हैं, ये भी कथन सत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए केवल असत्य है। हमसे पूछा गया है कितने कथनों उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं, तो 2 कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 2 कथन सत्य हैं। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि में या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, कितने 3 वर्ष की आयु या 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, 65 वर्ष नहीं। तो बी गलत सही है, बाकी केवल 2 सही है, 2 और 3 कथन सही है और कथन 1 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 114 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ये प्रश्न कहा गया है। तो बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है, और इसमें अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति निहित है। ठीक है, इसमें सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं तथा इसकी कार्यवाहियां न्यायिक चरित्र की है, तो ये भी कथन सत्य है। तो सही का सही कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, सभी कथन सत्य है। हमसे पूछा कौन असत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है, सभी के सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 115 नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में क्या है? इसमें मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति है। मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, इनमें पीड़ितों को आर्थिक राहत देने की शक्ति है, ये भी कथन गलत है। ये सिफारिश से संबंधित सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 का कथन है जो सत्य है। तो हमसे पूछा है कितने कथन सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, वो भी एक कथन में थर्ड नंबर का कथन सत्य है। नेक्स्ट को चलते हैं 116 की ओर। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मूल संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, क्या यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल सही है। फिर है 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है, तो ये भी कथन सत्य है दोस्तों। और संविधान के 7वें सूची में वर्णित राज्य सूची में 7वें प्रविष्ट स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो ये कथन गलत है। हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है? एक और 3 2 सही है, एक और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 16 से 70 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 70 नंबर प्रश्न में कि सहकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहकारी समिति जो पैक्स होता है, पैक्स का जो चुनाव होता है उसे ही हम लोग सहकारी समिति कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सहकारी समिति उसी के अंतर्गत आता है, उसी को हम लोग कहते हैं सहकारी समिति। चलिए इसमें कथन क्या है? इसके संबंधित लेख यानी केवल 243 ZH और 243 ZT है। तो कथन गलत है दोस्तों, ये कथन गलत है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति को बढ़ावा देने पर राजनीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है, ये भी कथन गलत है। और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो ये कथन सत्य है। हमसे पूछा है उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है, तो उपरोक्त में से केवल एक कथन सत्य है और वो कथन नंबर 3 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, ये सहकारी समिति ये 2011 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, कितना? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसे जो है भाग 9 के बी में जोड़ा गया है, 9 के बी में, और इसका अनुच्छेद है 243 ZH से लेकर 243 ZT तक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 118 की ओर। 118 प्रश्न की ओर। सहकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, केवल कथन ही मिलेंगे। सहकारी समितियां विषय के रूप में संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध है, राज्य सूची में सूचीबद्ध है, तो बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक सहकारी समिति के खाते का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए, तो ये भी कथन सत्य है। सहकारी समिति के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधिकार ऐसे निकाय में निहित होगी या होगा जैसा कि भारत की संसद द्वारा प्रावधान किया जा सके, तो ये कथन गलत दोस्तों। तो कौन कह रहा है निम्नलिखित कथनों से किसके साथ है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 कथन सत्य है, तो केवल 2 कितने कथन सत्य है? तो केवल 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 118 से 119 की ओर हम लोग चलते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसे 2012 के अधिनियम अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल गलती, 2011 के अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। इसमें लोकपाल की संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान है, तो इसमें सहकारी समिति की संवैधानिक दर्जा प्राप्त न की लोकपाल की, तो एक भी गलत है और 2 भी गलत है। तो उपरोक्त से कौन सा कथन सत्य है? ना तो 1 ना तो 2, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 120 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें सहकारी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। 20 में देखेंगे, बोर्ड के निदेशकों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी, तो बिल्कुल कथन सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सही कथन है। किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होगी, तो यह कथन गलत है। और बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से 3 वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी कथन गलत है। यदि हम मैच करें कथन, कितने कथन असत्य है? तो 2 और 3 कथन असत्य है, तो केवल 2 कथन असत्य है, 2 कथन असत्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे के चलते हैं दोस्तों 121 में सक्षम ऐप
का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ से करंट अफेयर है, तो सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न दिया गया है। सक्षम ऐप का उद्देश्य है दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधित अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधित अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है सक्षम ऐप के लिए, सक्षम ऐप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 122 की ओर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिनेत्री संजना साध्वी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या कथन सत्य है, तो बिल्कुल सही आंसर है। संजना साध्वी को नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर स्पेस इंडिया का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में क्या है, फिर है कथन नंबर 2 में। कथन नंबर 2 में है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पेप का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यह कथन गलत है। विनोद कुमार त्रिपाठी को नहीं चुना गया है भारत पे के लिए। उसके श्री नलिन नेगी को भारत पे का नया मुख्य कार्यकारी चुना गया है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। हमसे पूछा है सत्य कथन का चयन करें, तो केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 123 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है उसका संबंध किससे है, बृहस्पति ग्रह से है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल असत्य है। और यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति को उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने की डिजाइन किया गया है। तो ये भी दो भी कथन असत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, एक और दो दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 124 खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के संबंध में ठीक है, देखते हैं। यह रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा नेटवर्क द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। क्या यह रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष में जारी किया जाता है, तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो यह कथन असत्य है। और 2023 में दुनिया में सबसे बड़े खाद्य संकट वाले 10 देशों में भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। तो दोनों कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है क्या 124 में दोनों कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी ना, इसमें 124 में कहा कौन सा कथन सत्य है, दोनों का दोनों असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्यात संबंधित रिपोर्टों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करना वाणिज्य द्वारा जो निर्यात किया गया है, इसमें दिया गया है वित्तीय वर्ष 2023 वित्तीय वर्ष 2023 वित्तीय वर्ष 2023-24 मार्च 2024 के दौरान इतना डॉलर के चालू वित्तीय वर्ष के उच्चतम मासिक माल निर्यात के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, और सेवाएं में भारत के निर्यात में विस्तार और आयात में संकुचन देखा गया, ये भी सही है। मार्च 2024 में भारत का कुल निर्यातक जो 70.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है। तो ये भी कथन सत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, कितने कथन सत्य है, तो एक भी कथन सत्य नहीं, सभी का सभी तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 126 में चलते हैं दोस्तों। 126 में है पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ किया गया, काठमांडू में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 127 में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के टेस्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया गया है भारत की कुल जनसंख्या 75% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल असत्य कथन है, ये सही नहीं है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। तो बिल्कुल सही है। और वर्ष 2006 से 2023 तक के बीच भारत में बाल विवाह, तो ये भी कथन गलत है। तो हमसे बोला कौन सा कथन असत्य है, तो 1 और 3 असत्य है। 1 और 3 असत्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 128 की ओर। इसमें दिया गया है आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे 2024 पर ढांचे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। तो ढांचे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था, उसका विषय था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 129 की ओर चलते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संबंध में कथन पर विचार करें। तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो बिल्कुल गलत है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यह रिपोर्ट IMF द्वारा जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा।
रिपोर्ट के अनुसार निजी ऋण बाजार अनियंत्रित होकर वैश्विक स्तर पर 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये कथन सत्य है। तो पूछा है आपसे सत्य कथन का चयन करें, तो केवल और केवल दो है सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 ए संबंधित है। तो अनुच्छेद 244 ए है जो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 244 ए है जो किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित 244 का ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों 131 नंबर प्रश्न की ओर। 131 में दिया गया है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां सूखे से ग्रस्त है। महा नदी और पेन्नौर के बीच बहने वाली नदी है। ठीक है, पेन्नार के बीच। तो कौन कौन सी नदियां महानदी और पेन्नार के बीच बहती है जो सूखे से ग्रस्त है? वो नदियां हैं नागावली, तमिल रेलू और गुंडल कंबा और बाहुदा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 132 नंबर प्रश्न की ओर। विचार करना है हाल ही में विश्व व्यापक संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवाएं निर्यात रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। तो डिजिटल सेवाएं निर्यात रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो बिल्कुल कथन असत्य है, भारत तीसरे स्थान पर नहीं है। ठीक है, चौथे स्थान पर है। ठीक, इसके प्रमुख द्वारा वर्ष 2026 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो वर्ष 2030 तक 2026 तक नहीं 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कब? 2028 तक की गई। एस सोमनाथ इसके प्रमुख है। तो दोनों कथन असत्य है। हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो 1 2 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 133 नंबर में हाल ही में भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूखे जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है ठीक है, खबरों में रहे कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध गुजरात राज्य से है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किससे है? गुजरात से है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर डॉलर में कितना 3.45 बिलियन हो गया है। तो यह कथन नंबर 2 सत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो केवल बी कथन सत्य है। ऑप्शन पर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 135 में। ठीक है, इसमें दिया गया प्रत्यय अमृत को बिहार का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार का नया गृह सचिव प्रत्यय अमृत को चुना गया है। तो यह कथन सत्य है। हाल ही में जारी शहद उत्पादन राष्ट्रीय आंकड़ों में बिहार शहद उत्पादन में तीसरा स्थान पर है। तो यह कथन गलत है, बिहार शहद उत्पादन में तीसरा नहीं चौथा स्थान पर। तो इस प्रकार केवल 2 कथन असत्य है और 1 सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है 136 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें बिहारी व्यक्ति हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्या वो 5वें बिहारी व्यक्ति बन गए हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा है गया में दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये कथन गलत है दोस्तों। और ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि बिहार वाणिज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्ष 22-23 की तुलना में GST में 18.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने कथन सत्य है? तो कितने कथन सत्य है? तो केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है स्काई ट्रांस द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशियाई में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसने जीता है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया हाल ही में पुरातात्विकों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य में संबंधित है? ओरागुट्टा तेलंगाना में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 139 में। 39 में दिया गया है कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ब्रह्मोस मिसाइल है ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये कथन गलत है। ठीक है, आगे देखें।
यह 3 चरणों में वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये भी गलत है। भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर से बढ़ाकर 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, तो ये भी कथन गलत है। कितने कथन सही है? तो ओवरऑल से कोई कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट 140 नंबर प्रश्न की ओर। चर्चा में रहा सोमपेंस जनजाति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? सोमपेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल सही है, पहली बार डाला है। ठीक है, यह जनजाति ग्रेट इन निकोबार द्वीप समूह के संग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करती है, ये भी कथन सही है। और इसमें है 2000 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित संख्या 229 है, तो ये भी कथन सत्य है। सब कथन सत्य है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो उपरोक्त में सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 141 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल FV3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें दिया गया है ओपन एआई ने एआई मॉडल का अनावरण किया है। ओपन एआई ने एआई मॉडल का अनावरण किया है, तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है? ये कथन बिल्कुल गलत है, यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है, ये भी कथन गलत है। और यह ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है, तो 3 सही है। इस प्रकार यदि हम देखें तो केवल और केवल 3 सही है, केवल और केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे 142 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 142 में दिया गया चर्चा में रहे हंगौर श्रेणी सबमरीन के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, इसका नाम सेवा मुक्त PNS हंगौर के नाम से रखा गया है, PNS हंगौर के नाम से रखा गया है। ठीक है, और यह एक डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर श्रेणी की पनडुब्बी है, तो ये कथन भी सही है। 26 अप्रैल को चीन द्वारा इंडोनेशिया के लिए निर्मित पहली हंगौर श्रेणी की पनडुब्बी को वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया, तो ये कथन गलत है। तो कौन सा कथन सही था? तो एक कथन सही है, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल थर्ड सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 143 में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, बताएं पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान दिया? तो लोग त्रिपुरा के मतदाता के रूप में ब्रू जनजाति है जो पहली बार मतदान दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 144 की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया गया 144 में? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पायलट प्रोजेक्ट ग्रीन संबंध में इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। इसे हिमाचल प्रदेश के नथापा झागरी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है, ये भी सही है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादन करता है, तो ये भी सही है। सबका सब कथन सत्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 145 नंबर 145 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? T20 के रूप में T20 का राजा कौन था? युवराज सिंह, उसे चुना गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 146 नंबर। 146 में हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित बीजिंगजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो केरल पोर्ट को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 147 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 147 में 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है, निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न को चलते हैं। लोंगटे त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे त्योहार है जो आपको हम जल्दी बताएं, तो यह त्योहार आपको कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लोंगटे त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 149 नंबर प्रश्न में हाल ही में क्रिस्टालिनो जॉर्जीवा को IMF के कार्यकारी बोर्ड ने प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिस्टालिन जॉर्जीवा बुल्गारिया, कहाँ के? बुल्गारिया की एक अर्थशास्त्री है, बिल्कुल सत्य है। वर्ष 1946 में ब्रिटेन बुट सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में IMF की स्थापना की गई थी, यह कथन गलत है दोस्तों। IMF की स्थापना
1946 में नहीं, 1944 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 190 है, तो ये भी कथन सत्य है। कितना कथन सत्य नहीं है? तो केवल और केवल 2 है जो सत्य नहीं है। तो हम यदि देखें ऑप्शन, क्या आंसर होगा? केवल और केवल 2 सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में खगोलविद द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर सेटलर ब्लैक होल की खोज की है, और इसका नाम क्या रखा गया है? इस ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? तो GAIA-BH3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें इसे दोस्तों, जहां भी आपका ग्रुप है सभी ग्रुप पे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना पूरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी दबा ले दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो दूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।